सीरिया के अंदर गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की डेफिनेशन ईरान ने बताई थी या यूएस ने बताई थी? यूएस ने आके जॉन केंट जो उनके काउंटर टेररिज्म के हेड है, जिन्होंने अभी रिजाइन किया है, उन्होंने आके बताया कि अलकायदा, आईसिस, इन सारी तंजीमों को यूएस ने बनाया है। जिस ठीक है तरीके से सज्जाद जी, वेनेजुला के ऊपर थोड़ा अटैक शॉर्ट करके वहां रखेंगे के प्लीज। प्रेसिडेंट को ले आए हैं, हाँ जिस तरह से क्यूबा के ऊपर ब्लॉकेट लगा हुआ है, जिस तरह से ग्रीनलैंड के ऊपर हमले की बात है, कनाडा के साथ क्या रिलेशन है, नेटो के साथ क्या रिलेशन है, यूरोपियन नेशंस के साथ क्या रिलेशन है, इन यूएस है जो हेजीमनी दिखा रहा था पूरी दुनिया में, और ईरान ने आके उस हेजीमनी को खत्म कर ठीक दिया है, है। ईरान ने लेकिन डट करके अभी भी बहुत मुकाबला सारी किया है और ये मुझे लगता है कि पूरी दुनिया मानती भी है प्रियंका। तो फिर ऐसे में रशिया जिस तरीके से गले मिल रहे हैं पेजेश्कियान, और जिस तरीके से वहां से भी सेम रिएक्शन आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद पपेट कहना मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो गया। दिनाक्षी जी, जब ये मेरा मेरा स्टैंड अभी भी वही है। जब आप यूएस के एलाइज को पपेट्स बोलते हैं तो ये भी पपेट्स ही हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि जब तक रशिया का इंटेलिजेंस, सैटेलाइट और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट इनको नहीं मिला था, तब तक इनकी हालत खस्ता थी। और अभी भी जो ये बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है 200,000 बैरल पर डे जो इनका प्रोडक्शन होता था वो बंद पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। इनके इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ओवरफ्लो कर जाएगा। और उसके बाद भी इनको अपने अंदर बैठी हुई सारी इकोनॉमिक क्लैशेस और जो दिक्कतें हैं वो समझ में नहीं आ रही है। दे आर स्टिल इनटू दैट फेज कि किस तरीके से बस ये बोल के बता दिया जाए कि हम तो जीत गए हैं, हम तो परफेक्ट है, हमने सब कुछ कर दिया। एवरीथिंग इज मूविंग फाइन इन यूएसए। आपके यहाँ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपके यहाँ कंट्रोल रुकी है। और जहां तक आप बात करते हैं कि वेस्ट एशिया में चेंजेस आ रहे हैं, बशर अल असद सरकार गिर चुकी है। लेबनान 34 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, इजराइल और लेबनान की जो लीडरशिप है वो एक साथ शांति समझौते पे काम करने पे रेडी हो चुकी है। तो आप वेनेजुएला ठीक है, लेकिन जरा मुझे लगता है कि अमेरिका से भी जरा समझ लेना चाहिए। रवि, आखिरकार अमेरिका के साथ क्या स्थिति बनी हुई है? अमेरिका क्या इस बात से खुश नजर आ रहा है कि बार बार ये जो पाकिस्तान का दौरा है वो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हम बातचीत की टेबल पर आ जाएंगे? क्योंकि अमेरिका एक लंबे वक्त से ये चाहता है कि बातचीत की टेबल पर किसी तरीके से वो ईरान को खींच करके लाए ताकि अपनी शर्तों को मनवा ले या फिर उसकी शर्तों पर आ जाए, जो भी उसे सही लगे। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट हुई है अभी। तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि अमेरिका परेशान हो चुका है और जो जितना भी मार्केट है वो भी परेशान हो चुका है कि कोई सोल्यूशन तो निकालिए। अब तो बिल्कुल 2 महीने हो गए हैं। तो आपने जो बोला कि एक तो पाकिस्तान कभी विदाउट अप्रूवल ऑफ अमेरिका वो कभी ये जो है वो अग्री नहीं करेगा, राइट? तो ये बैकडोर जो पूरी काम जो चल रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है और अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है, इसमें जो यूएसए बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है। और ये बेसिकली एक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कि आप कोई ना कोई चीज़ जो है इसको नेगोशिएट कीजिए। ठीक है, दूसरा एक और भी रियलिटी है कि जो चाइना है वो भी पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब क्या ये पाकिस्तान निकाल पाएगा या नहीं? देखिए, अभी अगर आपने देखी है न्यूज़ होगी, अब आई एम श्योर आई हैव सीन द न्यूज़, कि अभी यूएई ने अनाउंस किया है ओपेक से अपने आप को निकाला है। आपने पढ़ा वो न्यूज़ कि 1 मई से यूएई ओपेक को छोड़ रहा है। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जब मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में बोला था कि ईरान ने काफ़ी चीज़ें जो हैं विदाउट रियलाइजिंग, जो उनकी पता नहीं शायद स्ट्रैटेजी हो या ना हो, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शेक कर गई हैं। और कल जो हमारे मेजर जनरल थे उन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में बात किया था, I2U2 के बारे में बात किया था। तो आई थिंक अमेरिका को लग रहा है कि उनका जो पूरा जो पकड़ थी, राइट, ओपेक में और पेट्रो डॉलर पे, वो उनको दिख रहा है बड़ा क्लियरली कि वो छूट रही है। तो वो सब कुछ करेंगे, पाकिस्तान का भी यूज़ करेंगे, ईरान और यूएसए, चाइना, पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है आज पाकिस्तान की, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी पिछले 25 साल से, बहुत सालों से, मतलब बिल्कुल ठीक ही नहीं है। वो ज़्यादा इंडिया पे फोकस्ड है, अपनी डेवलपमेंट पे उन्होंने फोकस नहीं किया है, टेररिज्म पे ज़्यादा फोकस किया है। अगर वही पैसा उन लोगों ने आज पाकिस्तान में लगाया होता तो पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन नहीं होता। मेरे काफ़ी जान पहचान के वो बिल्कुल तैयार नहीं वापस जाने के लिए। तो बहुत पेचीदा, एक विडम्बना और अजीब सी सिचुएशन होगी पाकिस्तान में। तो आपका जो प्रश्न है वो ये बिल्कुल सही है कि अमेरिका बहुत ट्रम्प अंडर प्रेशर है। वो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कोई ना कोई इवेंट हो ही रही है उसकी लाइफ में। वो कोशिश पूरा कर रहा है कि किसी तरीके से ये वॉर जो है और ये जो लड़ाई जो है वो किसी तरीके से कंक्लूजन में आए। और ईरान को भी ये बात पता है, सर ने भी बोला
ईरान को भी पता है कि ट्रम्प जो है वो प्रेशर में, और 60 दिन की डेडलाइन वैसे ही आ गई है। ठीक है, कैप्टन श्याम कुमार जी, क्या इसके बाद बातचीत हो पाएगी? नमस्कार, जय हिंद। खड़े हैं हम भी राहों में, चारों पैनलिस्ट की बातें बेशुमार। 30 मिनट का लंबा इंतजार है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि अमेरिका ने ये सीज फायर करके एक स्पेस दिया ईरान को और पूरे वर्ल्ड को। ट्रंप ने एनिलेशन किया, एनिलेशन के बाद एनिलेशन से पहले उन्होंने पासा फेंक के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करवाया, 6 कंट्री पे अटैक करवाया, ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे गई, वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित किया। और जब एक रीजनेबल लेवल पे उन्हें लगता है कि ईरान, उन्हें लगता होगा, मैं दोनों तरफ से बातें कहना चाहूंगा, उन्हें लगता होगा कि ईरान की एनिलेशन उनके हिसाब से उतनी हो गई जितनी जरूरत है फिलहाल, तो उन्होंने सीज फायर किया। अब इसके 2 मुद्दे होते हैं। एयर स्पेस खोला है, तभी तो जहाज आ रहा है पाकिस्तान क्रॉस करके गल्फ को। यही वो गल्फ है ना जहां से यूएसएस विनेसेंस ने ईरानियन एयरक्राफ्ट 655 को पूरी तरह मार दिया था, जो तेहरान से बंदर अब्बास होते हुए दुबई जा रहा था। यही वो जगह है ना। तो ये हो सकता था ना अभी, तो एयर स्पेस खोल दिया है ना। और नहीं तो ट्रेन से चले जाइए, ईरान रास्ता है वहां पे बॉर्डर से। तो ईरान जो पाकिस्तान जाते रहेंगे, वो सब जगह जा रहे हैं, और अमेरिका ये प्रोसेस उनको दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि नेक्स्ट चरण में जब उसने ब्लॉकेड किया है तो वो पूरे वर्ल्ड को वहां लाना चाहता है। कंपोजिट मैरीटाइम फोर्स लाना चाहता है वो, और पूरी दुनिया को लाके माइन क्लियरेंसेस कराओ या कैसे हॉर्मुज को चलाना है देखो। और जीसीसी के तो सारे कंट्री इसमें भिड़ गई। यूएई ने तो कह दिया है कि मैं मिलिट्री यूज करना चाहता हूं माइंस क्लियरेंस में, और मैं अपने पहली बार मिलिट्री समुद्र में भेज के हॉर्मुज को खोलना चाहता हूं। यूएई ने अपना बयान दे दिया। ओमान खाड़ी का देश है और सबसे बाहर है इनसे, सुएज स्टेट ऑफ हॉर्मुज का असर उस पर पड़ता नहीं, इसलिए वो लगातार मीडिएशन के रोल में आप देख रहे हैं उसको। पाकिस्तान की माने तो आप जानते हैं वो थोड़ा सा पिछलग्गू का रोल करता हुआ सबको मालूम है। ईरान भी क्रेडिबिलिटी पे काफी परेशान है इसके कारण। ईरान क्या दिखा रहा है? ईरान इस मौके का फायदा उठा रहा है, क्योंकि जब कंपोजिट मैरीटाइम फोर्सेस आएंगी, सारे देश आएंगे, चाहे वो स्पेन का फुलदा हो, आपने कहा था माइंस ऊपर, चाहे जापान का मैरीटाइम फोर्सेस का रीऑर्गेनाइजेशन करना है 1.5 महीने पहले, चाहे तो स्पेन या तो ग्रीस या ब्रिटेन, ये जो नाटो नहीं, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स, इसकी जरूरत पड़ेगी। नाटो करके हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और फटकार लगाते हैं जब ट्रम्प, तो लोग डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, जो उनका तरीका है। नाटो को तो फटकार लगाते हैं, पर उन्हीं के कंट्री यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के रूप में वहां आएंगे, आ चुके हैं कई देश, और काम करेंगे अपना, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के लिए आए, चाहे वो माइन खोलने आए। लेकिन ओवरनाइट पॉलिटिकल बिल के हिसाब से वो ऑफेंसिव पोस्टिंग में आ सकते हैं, क्योंकि वो वेपन लोडेड होंगे सारे के सारे शिप्स और सबमरीन्स भी, और इन्होंने हुती के अगेंस्ट में वो किया था, हमें भूलना नहीं चाहिए 2 साल पहले की बात। तो अब वहां जाएगा निशाना। तो ईरान भी वही कर रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया, चाइना, इनके पास एटॉमिक हथियार है, ये कैपेबल कंट्रीज हैं, इनके ग्लोबल साउथ पे पकड़ है, तो उनको अपने पहलू में लेने की कोशिश कर रहा है ईरान। जो कर सकता है वो कर रहा है। तो उनके विदेश मंत्री लगातार दौरे पे जा रहे हैं और लगातार सीज फायर को एक्सटेंड भी किए जा रहे हैं। आप ये भी देखिए, इसलिए कि वो चाहते हैं जितना ज्यादा ये सब होते रहे और ब्लॉकेड होता रहे, ब्लीडिंग टू डेथ होता रहे ईरान का, ईरान पूरी कोशिश करेगा, हाथ पैर मारेगा, वो कर रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल है, और रिसेट भी हो रही है लगातार। जमावड़ा भी कड़क है, 2/3 उनकी नेवी वहां खड़ी हो गई आके। आप समझ सकते हो अश्वमेध यज्ञ वो उसको वो इफेक्टिव करेंगे। यूनाइटेड नेशन का जो क्लाउज है वो कहता है कि ब्लॉकेड इफेक्टिव होना चाहिए। ईरान के पास ब्लॉकेड की कैपेसिटी नहीं है नेवी की। ये एक बड़ा जमावड़ा होता है, ये बहुत कम होता है। हमने किया था 71 वॉर में। बाय द वे, ब्लॉकेड से ज्यादा कंट्राबेंड कंट्रोल कर रहे हैं वो पूरे ओशियनिक रीजन में। विश्व के कहीं भी ईरानियन शिप्स हो या कोई भी शिप जो शिप टू शिप ट्रांसफर कर रहा हो, कॉन्ट्राबैंड्स जो वॉर बेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाता हो, वो सबको पकड़ेंगे। अभी इसका बड़ा विस्तार होगा और कहीं भी पकड़ेंगे। आप सुन चुके हैं कई जगह उन्होंने ईरानियन शिप को पकड़ा। नॉट ओनली ईरानियन शिप, कोई भी शिप जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर या अंदर टोल टैक्स देके आ रहा है, जा रहा है, उसको भी रोकेंगे। जो भी इलीगल एक्टिविटी उनके हिसाब से लगती है या जो वर्ल्ड के हिसाब से वो प्रूव करना चाहते हैं। अभी तो वो गुड बॉय सिंड्रोम में है। मैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहता हूं, मैं माइन क्लियरेंसेस कर रहा हूं। एडमिरल कूपर लगातार माइंस को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। यूएसएस पीटरसन और यूएसएस मर्फी उस रास्ते से घुसा था जब पहले दिन टेबल पे आए थे इस्लामाबाद में लोग।
पोस्चरिंग दिखाने के लिए। ये रास्ता क्लियर है, हम कोशिश करके निकालेंगे शिप्स को। और ब्लॉकेट का मतलब ये होता है कि जो बेलिजरेंट कंट्री है उसको रोकना, न्यूट्रल शिपिंग को बरकरार रखना। हालांकि आपने उसको ब्लॉकेट बहुत के नियम अच्छे से में समझाया भी था सर, पिछली एक डिबेट में आपने जी। उसे बहुत अच्छे से ब्लॉकेट को समझाया भी था कि किस तरीके से उसे ब्लॉकेट किया गया है। अब जरा डॉक्टर सज्जाद बुखारी, एक रिपोर्ट ये कह रही है कि पीस डील के फेल होने से पाकिस्तान की कूटनीतिक ताकत का पता चला है कि पाकिस्तान परमाणु संपन्न होने के बावजूद किसी देश पर दबाव नहीं डाल पाया है। अमेरिका हो या फिर ईरान हो, दोनों को पीस डील के लिए आप मना नहीं पाए हैं और ईरान ने पाकिस्तान की भूमिका पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आप चाहें कि मैं किसकी रिपोर्ट ये बता रही हूं तो मैं वहां का नाम भी कोट कर सकती हूँ। जी, आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा, कोट भी करते हैं। हाँ, ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो पाकिस्तान के हवाले से आपने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने के बावजूद जो है वो किसी को प्रेशराइज नहीं करता। मैंने नहीं कहा, ब्लूमबर्ग की तरफ से मैंने ये कोट किया है, मैं उस पर आपका जवाब चाहती हूं। चले मैं ब्लूमबर्ग को कोट करते हुए कहता हूँ ना, लेट मी क्लियर, पाकिस्तान ने किसी को प्रेशराइज करना है ना, पाकिस्तान की कोई ऐसी इंटेंशन है। पाकिस्तान मीडिएटर है और वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हमारी जो बहन यहाँ पे अभी बैठी हुई है, मैंने काफी देर से उनको जो है वो मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था, आपने मुझे मौका नहीं दिया। उम्मीद है कि मुझे आप इंटरप्ट नहीं करेंगी। मेरी बहन के साथ लास्ट शो में मेरी यही डिस्कशन हुई थी कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस ईरान क्राइसिस एंड मिडिल ईस्ट क्राइसिस, एंड शी इज यूजिंग नॉनसेंस एंड स्टूपिड टर्म्स लाइक पपेट। आप मुझे ये बताएं, आपको उस टाइम शर्म नहीं आई थी जब आप नेतन्याहू की दलाली कर रहे थे और उसको फादर कंट्री डिक्लेयर किया? 70s में जब आप दलाली कर रहे थे, जब सोवियत यूनियन वार हो रही थी, इससे पहले आप जो है रूस की दलाली नहीं कर रहे थे जब आपने कहा कि हम आंखों में आंखें डालते हैं, हमने जो है उनके साथ कोई डील नहीं करनी, हम रूस से तेल भी लेंगे। आपका तेल निकाल दिया उन्होंने, अमरीकियों ने आखिर आप लोगों के साथ दिफाई मुआहदा कर दिया। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, प्रियंका रशिया से बैठी हुई हैं, रशिया की रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं आपको थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाह रही थी, अब बोलिए आप। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं ना कि आप जब डिप्लोमेसी की बात करती है ना, तो फिर आप टर्म्स जो है वो डिप्लोमेटिक टर्म्स इस्तेमाल करें ना। ये जो लैंग्वेज है ना, मैंने इनको उस दिन मशवरा भी एक दिया था कि आपका एनालिसिस जो है वो किचन एनालिसिस है, तो आप बस ज्यादा बोलने से बड़बड़ बोलने से बंदा कॉम्पिटेंट शो नहीं होता। बल्कि नहीं, क्या दिक्कत आपको नजर आ गई फादरलैंड वर्ड यूज करने में? आप ये बताइए, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फादरलैंड वर्ड यूज किया तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये वर्ड में क्या प्रॉब्लम है? इज इट एन अब्यूजिव वर्ड? आपको पता है हिंदुस्तान दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, आपको पता है जुडाइज्म यहूदियत भी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम फादरलैंड वर्ड यूज करने में? दिस इज नॉट एन अब्यूसिव वर्ड फॉर एनी इंडियन एट ऑल। दोनों ही पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म है, सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है। देयर इज नो प्रॉब्लम। 4 सिविलाइजेशन सनातनी रही है, एक ये दिस इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच इज जुडाइस्टिक सिविलाइजेशन। तो इसमें फादरलैंड वर्ड यूज करने में क्या सिविलाइजेशन की बात नहीं है। आपने अपनी कभी खुद सुना है? आपने कभी अपनी गुफ्तगू को, मेरी बहन खुद सुना है? आपने कभी आपने सुना है क्या कह रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और क्या कह रही है? बेसिस को यूज कर सकते हैं 50% with 50% investment. This is called partnership. This is not puppetism. मेरी बात सुनिए, not partnership, it's called puppet दलाली। We are the 50% shareholders of Russian let me clear, मुझे पता है आप यूं करके बातें बहुत करती हैं, लेकिन आप जो है आप इररिलेवेंट और लॉजिक बेसलेस करती हैं। बेग्राम एयरबेस दिलवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और आपकी हालत फटी पड़ी है, इसकी कैसे दिलवाए? ये होता है पपेट। फटी नहीं होती। आप महिला हैं तो जरा महिला हैं तो थोड़ा एहतियात करें, मुझे मजबूर ना करें, वरना आपके भारत के लोग जानते हैं फिर मुझे बहुत कुछ कहना आता है। दलाली करके कभी चाइना के साथ, कभी ईरान के साथ, कभी रशिया के साथ इधर उधर फिरेंगे, दैट इज कॉल्ड पपेटिज्म। आप एथिक्स का ख्याल रखें, आप खातून हैं, महिला है, आप महिला इन फटी वाली बातें ना करें, वरना मैं फाड़ के रख दूंगा सारा कुछ। डमरू वाले पपेट है, दोनों तरफ से पिटने वाले पपेट। आप जो है ना, मेहरबानी करके मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप महिला है, खातून है, तो हमारी तालीमात, इस्लामी तालीमात में भी महिलाओं की बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट है। काइंडली ये फटी वाली बातें ना करें, फिर मैं आपको ऐसा कहूं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, सारी तालीम तो आपने दिखा दी,
सारी तालीम तो आप दिखा गए। तालीम आपकी इस खातून ने दिखाई है, जब इसने मीनाक्षी फटी फटी जी, बोला आप तो मुझे आपने एक बात घर सिर्फ बताइए, इतना है। जब आप उनको किचन और ये तमाम चीजें बोल रहे थे तब आपको याद था? नॉनसेंस एंड स्टूपिड एनालिसिस। आपको स्टूपिड लगेगा, आपको जो खबरें बताई जाए वो स्टूपिड है, आपको एनालिसिस स्टूपिड लगेगा, तो आप एक काम करिए ना, पूरा पाकिस्तान का पैनल यहीं भिजवा दीजिए, यहीं बैठ जाएगा, फिर उसके बाद हम खबरें देख लेंगे। ईरान का और मॉस्को का, हाँ। लेट मी क्लियर, मैं आपको बड़े वाजे तौर पर बताना चाहता हूं, मेरे भाई जो ईरान से हैं मैं उनको भी गोशगुजार करना चाहता हूं। अगर वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कुछ और वो जवाब नहीं दे पाए, तो नरेंद्र मोदी को भी कहा था कि आपका मुल्क जो है जहन्नम है, बच्चे पैदा करते हो अमेरिका में आकर। हाँ। इलीगल इमिग्रेंट्स से हाथ बांध के और डिपोर्ट किया उसके था। बाद वक्त इनको उसके शर्म बाद नहीं क्या आई कहा थी। था? आपके वो ताया जान बोलते हैं, आप उनको अब्बा जान कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने हम फिर किसी उसके को नहीं बाद क्या कहते। कहा था? हम किसी को नहीं कहते। नहीं नहीं हम नहीं, बात- आप कहते नहीं है, आप सीधे चरण वंदना करते हैं, आप सीधे जूते पोंछने का काम करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मैं याद दिलाऊं क्या आपको? आपको टॉयलेट पेपर कहा गया था, आपको याद है? टॉयलेट पेपर आपकी तरफ से बताया गया था, ख्वाजा आसिफ की तरफ से, कि हमें अमेरिका टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, वो आपको याद है? आपके खुद के रक्षा मंत्री की चीजें तो आपको याद होंगी ना। आप क्यों चाहते हैं कि बहुत ज्यादा खुल करके फिर मैं आपकी सारी सच्चाई फिर से दुनिया के सामने बताना शुरू कर दूं? पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया जानती है, और जिसके संदर्भ में सापेक्ष में आप ये बयान दे रहे हैं, जिससे बचाव करने के लिए, उसी ईरान की तरफ से क्या बयान दिया गया था वो आपने पढ़ा था? रिस्पॉन्ड कर देने ना, जो कहती है तो फिर उसका रिस्पॉन्स भी लिया करे ना। हाँ। आपने टिश्यू पेपर की बात किया ना, तो मुझे टॉयलेट याद पेपर आ बोलते गया हैं आपने उसे, अपने टिश्यू पेपर इज द बिगर थिंग। बाथरूम बन गए हैं आप लोगों के, जो देशवासी हैं उनके लिए आप लोगों ने वॉशरूम बनाए हैं कि नहीं बनाए? अच्छा, वो लोग तो पत्थर से काम आप करते मुझे हैं। एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि आपके यहाँ पर कोई फट तो नहीं रहा है वहां पर जाकर के ब्लास्ट जो हो जाते हैं? आप मेरे देश की बातें मत करिए, आपके जबान से ही शोभा नहीं देगा। आप अपने मुद्दे पर रहिए। अगर आप ये इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे पर आएंगे तो पाकिस्तान के आपने मुंह से पाकिस्तान भारत का का नाम मुद्दा सुनना छेड़ा हुआ तक, है। भारत का नाम सुनना तक हमें नागवार गुजरता है। मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान अपने यहाँ की खैर मनाए, यहाँ के लोगों के बारे में आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ना आपका कोई भाई रहता है, ना आपका कोई पड़ोसी रहता है, यहाँ पर जो रहते हैं वो हमारे हैं, हम उनका देख लेंगे, आप अपने यहाँ का देखिए। आप मुझे बताइए कि आपको टॉयलेट पेपर की तरह अमेरिका ने इस्तेमाल किया। आपको याद है ना अपने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के ये शब्द? याद तो होंगे। उसके बाद आपके जो वो प्रधानमंत्री हैं जिन्हें यूं करके उठाया गया था, वो भी आपको याद होगा, दावोस का किस्सा। और फिर उसके बाद अभी जिस तरीके से पूरी बात के बाद भारत हमारा अच्छा मित्र है, भारत हमारा प्रधानमंत्री हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप के आपको ये शब्द भी याद होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के आपको ये शब्द भी याद होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त शहबाज शरीफ की जान बचाने के लिए उन्होंने मुझसे कहा और मैंने फिर भारत से बात की। तो बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी। और आप प्लीज एक तो डोनाल्ड ट्रंप की बात मत करिए, अपने अब्बा जान की बातें हमें मत सुनाइए। जो व्यक्ति खुद दिन में 4 बार अपने बयान बदलता हो, वो अब्बा जान की बातें आप अपने मुल्क में जाकर के सुनाइएगा। आप अगर मेरे टॉपिक पर रहेंगे, मैं आपसे रिस्पेक्ट के साथ सवाल पूछूंगी। अगर आप मेरे देश तक आएंगे तो मैं आपके रिस्पेक्ट कुछ नहीं करने वाली हूं। आप पैनलिस्ट के तौर पर बैठे हैं, अच्छी बात है, आप अपने मुद्दे पर रहिए, पर्सनल होने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर कर लेता हूँ, आपको यकीन जाने में आज एक मशवरा देता हूँ। नहीं आप एक काम शुरू कर दीजिए। इतना मेरा खराब दिन नहीं है, ना मेरी इतनी खराब किस्मत है कि मुझे पाकिस्तानियों से मशवरों की आवश्यकताएं पड़ने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मशवरे नहीं चाहिए मुझे पाकिस्तानियों से, जो जहां जाकर के ब्लास्ट करते हैं, जो जहां जाकर के फट जाते हैं। अब तो सीधे मैं कहती हूँ कि ब्लास्ट में फट जाते हैं सीधे, जो दूसरे देशों में आतंक फैलाते हैं, उन लोगों से मैं मशवरे लूंगी। इतनी किस्मत खराब है मेरी, इतना दिन खराब नहीं है मेरा भी। सज्जाद बुखारी, रहने दीजिएगा, टॉपिक पर रहिएगा, उसके बाद ही बात होगी। उसके बाद तो रवि करकरा कर रही है मुझसे। नहीं आपने टॉपिक पे ना बात ना की ना है। ना, आप बहुत आगे निकल गए। आपके अगर आप जनरल साहब नहीं, के- मेरे को इनकी बातें नहीं सुननी है, आप इनको थोड़ा सा डाउन रखिए, मुझे इनको सुनना ही नहीं है। क्योंकि जो लोग भारत का नाम ले गए, और वो भी आतंकिस्तान की किताब लेकर के, वो भारत का नाम किस लिए लेते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता है। इनकी जबान से मुझे अपने देश का नाम तक मंजूर नहीं है। आप ईरान की बात करिए, आप अपने अब्बा जान की बात करिए, मैं सुन लूंगी डोनाल्ड ट्रंप तक, उसके बाद नहीं सुनूंगी मैं। रवि करकरा हैं क्या मेरे साथ? रवि जी जी, ये जो बार बार ये कहा जा रहा है अल्टीमेटम के तौर पर कि 3 दिन और बचे हुए हैं, दूसरी तरफ ये कहा गया कि सीज फायर अनिश्चितकालीन कर दिया गया है, तो ये बदलते हुए बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बातचीत नहीं हुई तो फिर से एक बार युद्ध की शुरुआत हो जाएगी?
देखिए, ये जो अभी घटना घटी है वॉशिंगटन में, इसमें डेमोक्रेट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करना। तो ये जो है जो घटना घटी है, इसका कोई भी कारण हो, ये और कुछ भी रीजन हो, चाहे ट्रम्प का हो, कुछ भी हो, उसमें जो डेमोक्रेट्स का जो है उनको सहयोग करना पड़ेगा, चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म आए। पर जितना मुझे लगता है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और जियोपॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव से, इवन 3 दिन में ये पूरी कोशिश लगा लेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आए, क्योंकि हर एक जगह बहुत ज़्यादा आपको बताया है कि जो अभी इन्फ्लेशन जो चल रही है अमेरिका में, जो एक गैलन का जो रेट है 4.2 हो गया, कहीं तो कैलिफोर्निया में 7.5 हो गया। ऐसे रेट हम लोगों ने कोविड के टाइम में देखे थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।